हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटेंसी के 2025-26 के मॉडल पेपर का डिस्कशन जो आरबीएससी ने अभी रिलीज किया है 1 महीने पहले। ठीक है, चलिए 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आरबीएससी आपसे 18 एमसीक्यू पूछने वाला है। 1 से लगा के 18 तक आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर दी हुई है? इप्पा के अंदर 1932 इसका एक्ट है, कानून का जो एक्ट है वो 1932 है और सेक्शन 4 के अंदर इसकी डेफिनेशन देके रखी हुई है। अब कुछ कुछ बच्चे को सेक्शन 4 तो याद रह जाता है लेकिन वो 1956 लिख के आ जाएंगे। 1956 कंपनीज एक्ट के पुराने वाले सेक्शन का नाम था, पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट था उसका ईयर का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। एन अकाउंट फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? पार्टनरशिप के अंदर बच्चे जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को यूज किया जाता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, चलिए सेक्रीफाइस मेड बाय ए पार्टनर इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो की बात कर रहा है कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। ट्रिक क्या है अपनी, SON, सन के आने की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो देखिए ओल्ड माइनस न्यू कहाँ पे, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर, माइनस आना चाहिए बीच के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ओल्ड और न्यू तो देख लेते हैं, बीच में प्लस वाला देख लेते हैं। प्लस वाला मत कीजिएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए बी अपने पास में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस के अंदर 1/3 शेयर के लिए। ये जो 1/3 शेयर है वो नए पार्टनर का शेयर है। सी जो है नया पार्टनर बिजनेस के अंदर कितना शेयर लेगा? द सेक्रीफाइस रेशियो विल बी, देखिए अगर आप लोगों को याद हो कंडीशन नंबर फर्स्ट के अंदर या फिर जो केस 1 होता है उसके अंदर जो हमारा जो ओल्ड रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का, वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। अगर कोई बच्चा इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकता है, 1 - 1/3 करके सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। फिर न्यू निकाल के फिर सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, इतना काम करेंगे। इससे अच्छा आप क्या करें, जो ओल्ड रेशियो होता है कंडीशन नंबर फर्स्ट में वही तो सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा। ये तो समझाया था आप लोगों को। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एंट्री फॉर मेकिंग द फुल पेमेंट इन कैश टू द रिटायरिंग पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है बिजनेस से तो उसको पेमेंट करते टाइम पे क्या एंट्री होगी? देखिए एंट्री सिंपल है, कैश जा रहा है तो टू कैश, और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है बिजनेस से तो वो बिजनेस से जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास में, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री रहने वाली है। हाँ जी, रिटर्निंग पार्टनर कैपिटल टू रिमेनिंग पार्टनर, नहीं 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 नहीं, कैश, ये तो कैश तो वो पार्ट एंट्री होती है जब बिजनेस में पैसा आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। श्याम रिटायर्स, श्याम बिजनेस से जा चुका है। ठीक है, श्याम का सर ये रेशियो है बीच वाला, ओके, 2 जा चुका है। आफ्टर श्याम्स रिटायरमेंट राम एंड मोहन विल शेयर प्रॉफिट इन 2:1। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है अपने पास में, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास में न्यू माइनस ओल्ड। आपको ट्रिक भी बताई थी, गर्ल्स की वजह से सेक्रीफाइस होता है, नो, गर्ल्स की वजह से सेक्रीफाइस नहीं होता। बताइए न्यू माइनस ओल्ड कैसे करें, किसका किसका करें? राम का न्यू कितना है अपने पास में, 2/3। ये देखो ये दे रखा, राम का कितना दे रखा है, 2/3, और मोहन का कितना दे रखा है, 1/3। इनका ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड है हमारे पास में 3/6, ओल्ड है 3/6, और यहाँ पे ओल्ड कितना है 1/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे हो जाएगा 6 2 - 1 इज इक्वल टू 1/6। तो गेनिंग रेशियो आ रहा है हमारे पास में 1:1। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो विल बी 1:1। ओके, नेक्स्ट, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। देखिए अगर नॉर्मल 11 क्लास की एंट्री होती तो आप लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन
अब आपको यहाँ पे लाइबिलिटी वर्ड यूज नहीं करना, क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, जितनी भी एसेट होती है, सारी की सारी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल के आप उनका बैलेंसेस क्लोज कर चुके हो। तो अब आप यहाँ पे यूज करोगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अब ध्यान सुनिए, एग्जाम में अगर आपको पूछ ले कि पार्टनर ने लाइबिलिटी को चुका है, तो कैश की जगह आप क्या कर सकते हो? पार्टनर्स कैपिटल का नाम, पार्टनर्स के कैपिटल का नाम लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी कैन बी इक्वल टू। मैक्सिमम कैपिटल जो होती है, एक कंपनी अपने जीवन के दौरान कितनी कैपिटल इशू कर सकती है, वो उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है। तो इसका ऑप्शन है ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो सर, ये इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या है? अगर कंपनी कितने शेयर इशू करती है, उसमें जो पब्लिक खरीद लेती है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है। होल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? कि अमाउंट कितना मांगा गया है कंपनी द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट की जो टेबल एफ है, अब जो टेबल एफ है ना, वो एओए के बारे में है, पता है ना? टेबल एफ जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की है। व्हाट maximum percentage of interest can a company give to a shareholder on the sum of call in advance? ध्यान सुनिए, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है? देखिए, कंपनी जब इंटरेस्ट देगी तो ज्यादा देगी, और कंपनी जब इंटरेस्ट लेगी तो कम लेगी। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट है वो 12% पर एनम है। इन्होंने लिखा नहीं है, लिख दीजिएगा, 12% पर एनम है। लेकिन कॉल्स इन एरियर के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है? 10%। मतलब कंपनी जब पैसा वसूलती है शेयर होल्डर से, तो सिर्फ 10% ही लेगी। नेक्स्ट, डिबेंचर डेट डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे डिबेंचर या ऐसे ऋण पत्र जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर। तो या फिर जीरो रेट डिबेंचर बोल सकते हैं, जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सर, ये स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब जिस जैसे जो डिबेंचर होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट होती है। सर, मैक्सिमम कूपन रेट ऐसा कुछ नहीं होता, मिनिमम कूपन रेट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन से डिबेंचर को हैवी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। हैवी डिस्काउंट या फिर सब्सटेंशियल डिस्काउंट, ये वर्ड्स आपसे पूछेंगे एग्जाम के अंदर। इसके आगे लिख देना इशूड एट हैवी डिस्काउंट। हैवी बोल दो या सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है मेजर या बहुत ज्यादा। सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल डिस्काउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 30 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड लोन। अब बताइए, लोन क्या नहीं है? डिबेंचर लोन ही होता है, पब्लिक से लोन लेते हैं। टर्म लोन, बैंक से लोन लेते हैं, नाम में ही लोन लिखा हुआ है। बॉन्ड, बॉन्ड भी एक तरीके का लोन ही है। पहले इसको गवर्नमेंट इशू करती थी, आजकल कोई भी इसको इशू कर सकता है, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड को इशू कर सकती है। ठीक है, बॉन्ड के ऊपर आपको थ्योरी भी पूछेंगे। अब मैं यहाँ पे एमसीक्यू तो डिस्कस करूंगा, जो भी रिलेवेंट मेरे को पार्ट लगेगा वो भी साथ साथ में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। इधर देखिए, बॉन्ड एग्जाम में आपको पूछेगा व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड, ये आपके डिबेंचर चैप्टर में दिया हुआ है। बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब होता है ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटी जो पहले गवर्नमेंट इशू करती थी लोन लेने के लिए, अब गवर्नमेंट भी इशू करती है, और कुछ कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या जो पब्लिक कंपनीज है वो भी बॉन्ड को इशू करती है। ठीक है, इतना सा लिख के आइएगा इसके अंदर। शेयर, सर शेयर लोन नहीं होता। ठीक है, तो शेयर के ऊपर टिक कर लीजिए, शेयर अपना कोई लोन नहीं होता। नेक्स्ट, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? मतलब कौन सा अकाउंट को आप डेबिट करोगे जब आपको बिजनेस में लॉस होगा? किस चीज का लॉस होगा? जब आपको डिस्काउंट होगा। कब होगा? जब आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करते हो, तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, वो भी डिस्काउंट वाले अमाउंट से? कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है? सर, डेबिट तो एक ही अकाउंट होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये होता है। सर है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस जगह पे दूसरा क्वेश्चन में घुमा के दूं कि यहाँ पे ये पूछ ले कि अगर डिस्काउंट की जगह यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दूं, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को जब इशू, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे जब डिबेंचर को इशू किया जाता है, तो उस समय पे कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने ये एंट्री करी होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
टू 10% डिबेंचर, मैं मान रहा हूँ कि 10% का डिबेंचर है, और अगर आपका डिबेंचर 100 रुपये का है, डिबेंचर 100 रुपये का है, तो यहाँ पे 100 रुपये आ जाएंगे। अगर आपने उसको 90 रुपये में इशू किया तो 10 रुपये का क्या है, डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिख देना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख देना। नेक्स्ट, डिबेंचर के सामने कौन सी वैल्यू लिखी जाती है, फेस वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोल दे कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया गया है, डिबेंचर को तो प्रीमियम पे इशू किया गया है, 110 रुपये पे इशू किया गया है, तो बताइए यहाँ अमाउंट कितना आएगा, मान लीजिए 110, और नीचे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपये। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता इन दोनों अमाउंट के लिए एक अकाउंट डेबिट हुआ है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हुआ है ना। तो अगर आपको बोल दे एग्जाम के अंदर कि सिक्योरिटीज प्रीमियम पे अगर आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो, डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, तो बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो डेबिट तो हमारे पास में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझ में आ रही बात। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ ले सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू कर दिया, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है, तो क्रेडिट तो सर एक ही अकाउंट होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हालांकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, लेकिन हम लोग कभी कभी शॉर्ट में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, debt equity ratio of a business concern is considered to be favorable from the point of security। सिक्योरिटी या जो कंपनी के जो डेट प्रोवाइडर होते हैं, जो कंपनी को लोन देते हैं, उनकी सिक्योरिटी कब मानी जाएगी, कंपनी का जब रेशियो 2:1 हो जाता है तब ये फेवरेबल माना जाता है, समझे। नेक्स्ट, आपके पास में अगला रेशियो, अगला दे रखा है, करंट रेशियो कैलकुलेट करो, कॉमा इफ लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी बोल दे या फिर लिक्विड रेशियो बोल दे, आप एक ही मान के चलना इसको, लिक्विड रेशियो हमारे पास में 2:1 है, ठीक है, लिक्विड रेशियो 2:1 है। लिक्विड एसेट हमारे पास में है 24 लाख एंड स्टॉक दे रखा है 6 लाख रुपीज का, जो अपने पास में स्टॉक है वो 6 लाख रुपए का है। तो अब सर करंट रेशियो निकालना है, तो लगाओ करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्या होता है सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास में CA/CL, ये होता है ना। क्वेश्चन के अंदर CA पता ना CL पता, कैसे फाइंड आउट करें, लेकिन कुछ हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्या, लिक्विड रेशियो, ये देखिए लिक्विडिटी रेशियो 2:1 है, ठीक है। चलिए इसका सहारा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है LA/CL, क्या रेशियो है 2/1, यही है ना। और अपने को लिक्विड एसेट दिया हुआ है क्या, हाँ जी, लिक्विड एसेट दे रखा है 24 लाख, मतलब जो ये ऊपर का अमाउंट है ये अपने को दे रखा है कितना, 24 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 24 लाख अपॉन में करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 2/1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 24 लाख डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी आ गया 12 लाख, 12 लाख की करंट लाइबिलिटी आ गई, यस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 12 लाख रुपए। अब ऊपर करंट एसेट चाहिए, तो करंट एसेट कैसे निकलेगा, एक और हिंट दिया हुआ है आपको, स्टॉक 6 लाख रुपए का, तो आपको इस केस के अंदर LA वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। LA का फॉर्मूला क्या होता है, CA में से आप क्या माइनस कर दोगे, इन्वेंट्री, माइनस कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस कर दोगे एडवांस टैक्स। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर ये दो चीजें नहीं दी हुई तो आप क्या मानोगे इसको, जीरो। इन्वेंट्री दे रखी है क्या, यस, इन्वेंट्री दे रखी है 6 लाख। CA कितना है मालूम नहीं, CA तो पता ही नहीं है। और LA कितना है सर, LA है हमारे पास में 24 लाख, तो CA निकल जाएगा क्या, यस। अभी 6 लाख को उधर लेके चले जाओ, तो CA इज इक्वल टू 30 लाख, ठीक है। तो CA आ गया हमारे पास में 30 लाख रुपए, ओके। हाँ, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2.5:1, ये आ रहा है। बट इन्होंने ऑप्शन में कुछ अलग ही हरकत करी है। ये सेम क्वेश्चन आपके NCERT की बुक के अंदर है और यही आंसर है उसका, एक्चुअल में आंसर यही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हरकत यहाँ पे कुछ अलग ही करी है। सर क्या किया इन्होंने, इधर देखिए, ऑप्शन कुछ दिया ही नहीं ऐसा। अब बच्चा क्या देखता है, सर 2.5 आया, 2.5 दिख तो रहा है, लेकिन वो 2:5 है, 2.5 नहीं है, 2.5 में और 2:5 में फर्क होता है। तो बच्चा जल्दबाजी में टिक करेगा ये वाला आंसर, हालांकि ये आंसर है नहीं। आंसर क्या है, आंसर है 5:2, ये आंसर है। सर ये आंसर कैसे, इधर देखिए। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप पूरा पूरा मत काटिएगा, आप एक बार काम कीजिएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास में 30 लाख और डिवाइडेड बाय 12 लाख। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसे कटिंग कटिंग खेलते हैं, इसको काटिए, कितना आ रहा है, 2 की टेबल, या फिर एक काम कीजिए 6 की टेबल से काटिए, 6 की टेबल से काटा तो 5/2, तो ये आ गया 5:2। सर लेकिन आपने तो बोला था पीछे 1 आना चाहिए, हाँ पीछे 1 आना चाहिए, 1:2 के फॉर्म में, प्योर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, बट इन्होंने एग्जाम में थोड़ा बस ऐसे चालाकी करके अलग नया क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला मार्क करके आइएगा एग्जाम के अंदर, ऑप्शन थोड़े ढंग से पढ़ना। लेकिन अगर अगर ये ऑप्शन नहीं होता
इस ऑप्शन की जगह 4:5:1 ऐसा कुछ दिया होता, और यहाँ पे ये फिगर मैं हटा दूँ, अगर सिर्फ मैं ये हटा दूँ ना, तो ये 2.5, सब पीछे इस टू तो दिया नहीं, अगर पीछे इस टू नहीं दिया तो हम इस टू मानते हैं, तब उस केस में आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता। समझ में आई बात? तो अपना तो ऑप्शन यही रहेगा सही। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू कैश इनफ्लो? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या पूछ रहा है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कैश का इनफ्लो नहीं करती है? चलिए चेक करते हैं। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, जब सैलरी पे करते हैं तो हमारा पैसा जाता है, तो ये तो सर आउटफ्लो है, ठीक है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। लेकिन चलिए आगे भी और देख लेते हैं। कैश सेल्स किया, सामान बेचा, तो सामान बेचेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, कैश आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आ गया, तो डेटर से पैसा है तो सर ये तो कैश इनफ्लो है। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, कमीशन मिल चुका है हमको कैश के अंदर, तो ये भी क्या है, ये भी इनफ्लो है। सर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये वाला। नेक्स्ट, अगला आपको पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर? सर ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लगता है। लेकिन इसके अंदर एक और स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। आपके सिलेबस के अंदर 3-4 स्टैंडर्ड है, वो याद रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो का है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो अपने पास में इन्वेंट्रीज का है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि पूछेंगे नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, एग्जाम में सतर्क रखे जाइएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है ना, उसके अंदर इसकी चर्चा करी गई है। जो आपका प्रोपोज्ड डिविडेंड है ना, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लगता है, जिसके अंदर मेजर बदलाव आया था 2021 के अंदर, जब प्रपोज डिविडेंड को करंट लाइबिलिटी नहीं मानते थे, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी माना गया था। समझ में? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम क्या है, आपकी बुक जो है एनसीईआरटी उसके अंदर लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम होता है कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 का नाम है, याद मत कीजिएगा, एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, नहीं पूछने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपनी ने इशू किए 100 फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹25। सर ये ऑफ के बाद जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, मतलब उसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹25, एट 10% प्रीमियम, 10% के प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है सर। इसकी फेस वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में 25, इसकी आईपी कितनी है, आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस के कितने पे इसको इशू किया गया है, कितना है 27.5, 10% एक्स्ट्रा ना, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है अपने पास में, ₹2.5, ₹2.5। और कितने डिबेंचर, कितने शेयर आप इशू कर रहे हो, 100 शेयर इशू कर रहे हो ना, यस। पूछा क्या है, फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो प्रीमियम होगा कितना सर, एक शेयर के ऊपर, सिर्फ एक शेयर के ऊपर ₹2.5 है, तो बताइए 100 शेयर के ऊपर कितना होगा, सर ये हो जाएगा ₹250, ₹250। और सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम जब भी कंपनी को मिलता है तो कंपनी उसको क्रेडिट करती है, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, एंट्री हो जाएगी हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं अभी लमसम मान रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे है 27,500, यहाँ पे है 25,000 रुपये, और यहाँ पे है 250, नहीं यहाँ पे 2,500, यहाँ पे 2,750, ये रहेगा। ओके, तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या किया है सर, हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया, वो भी 250 से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिटेड बाय 2,500, ना 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 2,500 नहीं होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिट, डेबिट तो होता ही नहीं है, गलत, क्रेडिट होता है लेकिन 2,500 से नहीं होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट होगा 250 रुपये से, हाँ सर वही तो हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 250, एक सेकेंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹250, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, चलिए छोड़िए।
इनको यहाँ पे कुछ अलग लिखना था, लेकिन इन्होंने लिख कुछ और दिया। ऐसा मान के चलिए कि ये क्या है, डेबिटेड। होगी इनसे गलती, छोड़ो जान दो। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 250। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्रेडिट है डेबिट है, क्रेडिट है डेबिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्रेडिट कर दिया। अब इस हिसाब से तो दोनों ऑप्शन ही राइट है ना। एग्जाम में दो ऑप्शन तो मार्क करके आ नहीं सकते, समझ में आ रही बात। तो ये मॉडल पेपर है, इसमें गलतियां होगी, लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके गलत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट क्या होती है? ऐसी एसेट जो 12 महीने से ज्यादा चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। तो कौन सी है सर? कैश। सर करंट एसेट है ये तो। कैश एट बैंक ये भी करंट एसेट है। स्टॉक ये भी करंट एसेट है, लेकिन बिल्डिंग हमारे पास में जो है नॉन करंट एसेट है। ये हमारे पास में 12 महीने से ज्यादा चलने वाली एसेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे 18 के 18 एमसीक्यू होते हैं समाप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। फिलिंग द ब्लैंक्स से हमारे पास में 1 से लगा के 6 तक, ठीक है। फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डैश हैव नो राइट इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। किसका अधिकार नहीं होता है कैपिटल वापस पाने का? सर वो एक ही शेयर होल्डर है, रिस्की। कौन? जिसको सबसे ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, इक्विटी शेयर होल्डर। आप तो मेन मालिक हो ना, तो सबसे ज्यादा रिस्क भी आपको ही उठाना पड़ेगा। सर प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर के अंदर कंपनी आपको 10 साल 20 साल बाद जितने भी टाइम पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर को इशू किया गया है, उनका रिडम्पशन कर देती है, उनको पेमेंट वापस कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन लोन अमाउंट ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एब्सेंट है, तो अगर पार्टनर ने लोन दिया है किसको? फर्म को, तो उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? उसके ऊपर होगा 6% पर एनम। ये पर एनम लिखते नहीं है अपने पेपर के अंदर, लेकिन पर एनम होता है। पर एनम नहीं लिखते हैं तो पूरी फ्लैट रेट लग जाती है, समझ में आ रही बात। हाँ, कभी कभी एग्जाम के अंदर ये हरकत भी हो सकती है कि 0.5% पर मंथ। अब 0.5% पर मंथ बोलो या फिर 6% पर एनम बोलो। पर एनम मतलब पूरे 12 महीने का, और एक महीने का कितना है? 0.5%। तो बात तो एक ही ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हाफ परसेंटेज पर मंथ, बात एक ही बच्चे। चलिए नेक्स्ट, ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर डैश विल बी डिसॉल्व। अगर एडमिशन होता है, देखिए अपने पास में डिसोल्यूशन में दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो डिसोल्यूशन होता है फर्म का, एक डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपके रिश्ते खराब हो गए, रिलेशन बिगड़ गए। रिलेशन मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिलेशन है वो खराब हो गए, ठीक है। इसमें आपका बिजनेस बंद नहीं होता। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि आपका धंधा बंद हो गया, असेट बेच दो, लाइबिलिटी को पेमेंट कर दो, धंधे से निकल जाओ। यही होता है हमारे पास में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर, ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टनर की डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, तो उस केस के अंदर हमारे पास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो बताइए क्या डिसॉल्व हो जाएगा? फर्म, धंधा? ना ना ना, धंधा बंद नहीं होता। धंधा तो तब बंद होता है जब हम पूरा का पूरा डिसोल्यूशन करते हैं, वाइंडिंग अप करते हैं, असेट को सेल करते हैं, लिक्विडाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में? पार्टनरशिप। डैश डिबेंचर क्रिएट चार्ज ऑन। सर चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है इंचार्ज। ऐसे मान लीजिए कि आप कोई असेट किसी बैंक के पास में गिरवी रखते हो, तो बैंक उसका क्या बन जाता है? चार्ज होल्डर। बैंक उसका चार्ज होल्डर बन गया, मतलब बैंक के पास में वो चीज गिरवी पड़ी है, ठीक है। क्रिएट ए चार्ज ऑन असेट ऑफ ए कंपनी। कंपनी की असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट कर देते हैं व्हेन कंपनी फेल टू मेक पेमेंट। कंपनी जब पेमेंट नहीं करती है, तो कंपनी की जो असेट होती है वो किसकी हो जाती है? डिबेंचर होल्डर की हो जाती है या फिर बैंक वालों की हो जाती है, अगर बैंक से लोन लिया है तो। यहाँ पे अपन लोग डिबेंचर की बात कर रहे हैं। तो डिबेंचर के ऊपर अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया और सामने वाले डिबेंचर होल्डर जो है वो आपकी कंपनी की असेट ले लेंगे, तो उस केस के अंदर वैसे डिबेंचर को माने जाते हैं सिक्योर डिबेंचर, या फिर इसका दूसरा नाम आपको एग्जाम में दे देगा मॉर्टगेज डिबेंचर। मॉर्टगेज डिबेंचर, ठीक है। अगर सर ये असेट के ऊपर चार्ज नहीं होता, नॉट लिखा होता, तो असेट के ऊपर चार्ज नहीं है तो वो अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? नेक्ड डिबेंचर। नेक्ड डिबेंचर, ठीक है। अगर नॉट होता तो, ठीक है। ऐसे अलग अलग नाम से भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम के अंदर। स्टॉक इज कंसिडर ऑलवेज अ डैश एसेट। करंट एसेट। स्टॉक तो हमेशा करंट एसेट ही होता है, नॉन करंट तो होता नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ना, स्टॉक इज ऑलवेज कंसिडर एज डैश एसेट, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है, वहां से उठा के इन्होंने डाल दिया है एमसीक्यू, ठीक, कोई बात नहीं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो वो क्या होता है? आपके बिजनेस के अंदर कैश का आउटफ्लो होता है। आपके बिजनेस से पैसा आउटफ्लो, पैसा बाहर जाता है। अब सर ये भी बता दीजिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी कंसिडर एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर डिविडेंड देते हैं, ठीक है।
अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसके लिए? अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है तो भी आपकी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सर ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल बिजनेस, एक होता है फाइनेंशियल टाइप का बिजनेस। फाइनेंशियल मतलब जो बैंक वगैरह होती है, जो बजाज फाइनेंस होता है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है। अगर वो लोग पेमेंट ऑफ डिविडेंड करते तो उनके लिए भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या माना जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर वो लोग डिविडेंड रिसीव करते हैं तो उनके लिए ऑपरेटिंग है। अगर वो इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, ये फाइनेंशियल वाले अगर आपका इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो इनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्यों? इनका रोज का काम है इंटरेस्ट देना, इनका रोज का काम माना जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे आपके 18 मार्क्स का पेपर होता है समाप्त। अब अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, वेरी शॉर्ट। ये आपके एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला है व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कंसर्न विद? ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे जुड़ा हुआ है, किससे डील करता है? कुछ कुछ बोलेंगे सर ये तो गुडविल वाला है। अरे हाँ जी बच्चे, ये गुडविल वाला है, बट ये अपन को बताता है अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट। मतलब जो भी पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल हो गई, लाइसेंस फीस, फ्रेंचाइजी फीस, जो कुछ भी इंटेंजिबल एसेट होती है, सबके बारे में डील करने के लिए किसने बोला हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में ये बात करी गई है। ओके, आप क्या लिखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद, किससे डील करता है? ये इंटेंजिबल एसेट से डील करता है, और ब्रैकेट में आप गुडविल लिख के आ जाना। ठीक है, यही है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको बोलता है गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिखना, गुडविल को राइट ऑफ करो पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है तो हम वो काम करते हैं। यस। नेक्स्ट, राइट एनी टू टाइप्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब सर रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनो, एक्चुअली रीऑर्गेनाइजेशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड। रीऑर्गेनाइजेशन की जगह इनको लिखना चाहिए था रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी दो सिचुएशन है जहां पे फर्म वापस बनती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, री वापस बनती है। री का मतलब होता है वापस बनना। कब कब फर्म वापस बनती है? मान लीजिए अपने पास में दो पार्टनर है, तीसरा नया पार्टनर आ रहा है, तो तीसरे नए पार्टनर के आने के बाद एक नई फर्म का संगठन हो गया, बन गई नई फर्म। पहले तो दो दो जनों की फर्म थी, अब एक और पार्टनर के आने की वजह से तीन जनों की फर्म बन चुकी है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी एक नया पार्टनर आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उस केस के अंदर आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में एक एक डिफरेंस बताना है। तो आप लिख देना कि सेक्रीफाइस रेशियो एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है और गेनिंग रेशियो जो है वो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। सर अगर एक की जगह दो डिफरेंसेस पूछे तो दूसरे वाले में तो इसका फॉर्मूला लिख देना। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, और बेसिस के साथ में लिखना। आप लोग क्या करते हो ना, बस डिफरेंस लिखने पर रह जाते हो। बेसिस लिखने पड़ेंगे आपको, आधार। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बेसिस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक्रीफाइस रेशियो। गेनिंग रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है वो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो है वो एडमिशन के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, इसका होता है ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे लिख देना इसका फॉर्मूला, व्हेन कैलकुलेट, व्हेन टू कैलकुलेट। ठीक है, ये सब लिखवाया हुआ है आपकी कॉपी के अंदर, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मेक ए जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को अगर गुडविल दी जाती है तो पहले तो बताओ ये कौन से रेशियो में दी जाती है? ये दी जाती है गेनिंग रेशियो के अंदर, और देता कौन है? गेनिंग पार्टनर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। सर वो डिजीज पार्टनर भी आएगा नीचे। यहाँ पे मेरे को एंट्री किसकी पूछी है? रिटायरिंग पार्टनर की, तो मैं रिटायरमेंट के टाइम पे एंट्री करूंगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ ले डिजीज पार्टनर, अगर पार्टनर मर गया, डेथ के टाइम पे क्या एंट्री होती? तो मैं रिटायरिंग पार्टनर की जगह लिखता डेथ का, आउटगोइंग पार्टनर, ये जो जिसकी डेथ हो चुकी पार्टनर, डिजीज पार्टनर, डिजीज पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो तो तब क्या होगा? तब आपको यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात?
मतलब उनकी करंट अकाउंट से इसके कैपिटल अकाउंट में पैसा आ जाएगा, या उनकी करंट अकाउंट से इसके करंट अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा। अगर एग्जाम में बोले कि कैपिटल फिक्स्ड है तो ये काम करना है, अदरवाइज हम लोग ये मानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में 200 लोग होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम 2 लोग होते हैं। सब प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर भी बता दीजिए, डायरेक्टर मिनिमम कितने होते हैं? प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर मिनिमम होते हैं हमारे पास में 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 15। ठीक है, तो सर ये तो प्राइवेट कंपनी का, हमको एग्जाम में पब्लिक कंपनी पूछा तो देखिए पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? मिनिमम चाहिए होते हैं 7, और मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं? बच्चे बोलते हैं अनलिमिटेड, नहीं, नो लिमिट। हाल फिलहाल सरकार ने कोई लिमिट लगा के नहीं रखी है, लिमिट नहीं लगाई तो अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं। अगर लिमिट लगा दे तो लिमिट लग जाएगी, 15 लाख, 20 लाख लोग, 50 लाख लोग, कितने भी लग सकते हैं। ठीक है, सब पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर कितने होते हैं? डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशक। मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम हो जाएंगे हमारे पास में 3। मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं हमारे पास में 15। ठीक है, सर ओपीसी के बारे में बता दीजिए, ओपीसी में डायरेक्टर कितने होते हैं? डायरेक्टर होता है 1, एक ही तो आदमी, तो डायरेक्टर भी कितना होगा? 1, लेकिन इसके डायरेक्टर 15 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर, अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा व्हेन फर्स्ट कॉल इज कॉल्ड अप? फर्स्ट कॉल का पैसा जब मांगा जाएगा तब एंट्री क्या होती है? तब एंट्री होती है हमारे पास में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दूं, यहाँ पे कॉल्ड अप की जगह लिख दूं कि जब हमको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होता है तब क्या एंट्री होती है? तब सर ये एंट्री होती है हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बताइए डेबिट क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट क्या हो रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रही बात? लेकिन कभी कभी अपन को ऐसे ही पूछ लेगा कि हमको पैसा नहीं मिला, कभी कभी आपको बोलेगा कि आपको पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर है, उस केस के अंदर आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? तो यहाँ पे हम लोग सर एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट करते हैं अगर हमको पैसा नहीं मिला होता है तो। ओके, इसका आंसर तो सिंपल है, इसका आंसर सिंपल है, क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ओके, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में और अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या डिफरेंसेस है? देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी शेयर कम इशू करती है, मतलब कंपनी 10,000 शेयर ही इशू कर रही है, लेकिन पब्लिक बोल रही है कि हमको 10,000 से ज्यादा शेयर चाहिए, मतलब रिक्वेस्ट ज्यादा आती है, एप्लीकेशन ज्यादा आती है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के कंपनी जितने इशू कर रही है ना शेयर, उससे कम कंपनी के पास में एप्लीकेशन आती है। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर एक और रूल है कि सेबी ने बोल रखा है कि कम से कम आपके 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ये सारे बिक जाने चाहिए। वो भी कितने? 90% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज नहीं बोला, 90% किसका? जितने कंपनी इशू कर रही है ना, मान लीजिए कंपनी 40,000 शेयर इशू कर रही है, उसका 90% कंपनी के बिक जाने चाहिए। 90% किसका है? इशूड शेयर कैपिटल का, भूलिएगा मत। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कैपिटल? थोड़ा इसको सर उल्टा कर देते हैं। सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? दोनों फर्क बता दीजिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है और रिजर्व कैपिटल क्या होता है। देख बच्चे, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है तेरी अनकॉल्ड कैपिटल, जो कंपनी ने पैसा मांगा नहीं है ना, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगेगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसकी थ्योरी आपकी नोटबुक के अंदर लिखवाई हुई है, और आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उधर भी दिया हुआ है। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी मांगेगी अपने शेयर होल्डर से, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो सर ये भी लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है कैपिटल प्रॉफिट। जब भी बिजनेस के अंदर कभी कभार कोई गेन होता है, जैसे कि शेयर को फोरफिट करने से आपको गेन हो गया, कोई बिजनेस परचेज करने से आपको गेन हो गया, ये तो कभी कभी होने वाले गेन है, ये कोई नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट तो नहीं है, रेगुलर तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। मतलब हमारे कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। समझा? देखिए, वेयर इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट?
शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहाँ दिखाया जाता है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम को बैलेंस शीट के अंदर, ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आई होप आपको पता होगा, यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे नोट नंबर है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है। पहला क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर भी फर्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर का फंड। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या लिखते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल। उसके अंदर बी पॉइंट क्या होता है हमारे पास में? ये ए बी है। बी पॉइंट क्या होता है हमारे पास में? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या? नोट नंबर 1 लगाना और फिर नोट्स बनाना, नीचे नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाना। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिखाते हैं। लेकिन सर यहाँ तो सिर्फ पूछा है कि कहाँ दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बोल देगा कि शो करके बताओ कि कहाँ दिखाते हैं, तब शो करना पड़ेगा ऐसे बैलेंस शीट बना के। इसका आंसर तो एकदम सिंपल है, इसमें तो आपको लिखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर दिखाते हैं। सिंपल। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी? अब बच्चे, कोलेटरल का मतलब होता है, बच्चे बच्चे बोलते हैं गिरवी रखना। अरे गिरवी रखना तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि सिक्योरिटी पे रख दिया। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी, इन ल्यू ऑफ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी के एवज में आपने रखी है। या फिर इसको बोल देंगे एडिशनल, एडिशनल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कम हमारे पास में कोई कंपनी है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, मान लो 50 लाख रुपए का लोन लिया, और बदले में कंपनी क्या करती है? अपनी जमीन गिरवी रख देती है। तो जमीन जो गिरवी रखी वो है प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन बैंक इस सिक्योरिटी से मानता नहीं है, बैंक बोलता है हमको एक और सिक्योरिटी दो, दूसरी सेकेंडरी सिक्योरिटी दो। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी जो होती है उसको बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ में? जब दूसरी सिक्योरिटी बैंक मांगता है और दूसरी सिक्योरिटी के अंदर अगर डिबेंचर रखे जाए तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। जरूरी नहीं है कि डिबेंचर सेकेंडरी सिक्योरिटी हो, पहले अपन लोग जमीन रख दें और दूसरे में बिल्डिंग रख दें। हाँ, तो यहाँ पे कोई डिबेंचर रखे नहीं गए, तो पहली सिक्योरिटी जमीन है, दूसरी सिक्योरिटी बिल्डिंग है, ऐसा भी चल सकता है। लेकिन पहली सिक्योरिटी के बदले में, पहली सिक्योरिटी कुछ भी हो, लैंड बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, और सेकेंडरी सिक्योरिटी अगर आपने अपने डिबेंचर रखे हैं, उस केस में आपको बोला, उस केस में उस सिचुएशन को बोला जाएगा डिबेंचर इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके सर, समझ में आ गई बात? ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ₹10,000 वर गिवन ऑन इशूड डिबेंचर एज इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च। कंपनी जो है वो इंटरेस्ट दे रही है, कितना? 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रही है। आगे रुपीज लिखा हुआ है ना, हाँ। तो ₹10,000 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है कंपनी द्वारा, किसको? डिबेंचर होल्डर को। 2024 मेक जनरल एंट्री और टीडीएस वॉज डिडक्टेड 10%, और टीडीएस 10% है। सर टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। यस, एंट्रीज कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले डिबेंचर के इंटरेस्ट क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। किसको दे रहे हैं सर? किसको दे रहे हैं हम ये पैसा? डिबेंचर होल्डर को दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और यहाँ पे लिखेंगे टू टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितने का डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहे हो सर? 10,000 रुपए का डिबेंचर इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसमें से 9,000 रुपए तो किसको मिलेंगे? डिबेंचर होल्डर को। और 1,000 रुपए किसको मिलेगा? टीडीएस कटेगा। सर ये 1,000 रुपए कैसा है? इधर देखिए, जितना भी आप दे रहे हो ना इंटरेस्ट, उसका 10% काट के टीडीएस दिया जाता है। किसको? सरकार को जमा कराना पड़ता है अपन को। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 9,000। डिबेंचर होल्डर को तो हम 9,000 ही पे करेंगे, और बाकी का जो टीडीएस है वो किसको पे कर देंगे हम लोग? सरकार को पे कर देंगे। टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000, है ना? 3 एंट्री होगी। बच्चा यहाँ पे कर देता है गड़बड़। सर क्या गड़बड़ कर दी? गड़बड़ ये कर दी कि आपने डिबेंचर इंटरेस्ट को पी&ल में राइट ऑफ नहीं किया। तो स्टेटमेंट ऑफ पी&ल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी&ल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना? पूरा 10,000 राइट ऑफ होगा यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपने अपने जो डिबेंचर का इंटरेस्ट था उसको पी&ल में डाल के उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है सर, नरेशन बता दीजिए। नरेशन ये हो जाएगा, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू एंड 10% डीडीएस डिडक्टेड, बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, इस वाली एंट्री का नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग टीडीएस डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आपने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया। इस वाली एंट्री का नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिबेंचर रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पी&ल। ठीक है, चलिए। लेकिन पूछा क्या था सर? मेक जनरल एंट्री टीडीएस वाज डिडक्टेड 10%। आपको तो जनरल एंट्री बोली,
अब यहाँ पे ये बोला नहीं है कि टीडीएस की एंट्री करनी है, डिबेंचर इंटरेस्ट की करनी है। मेरे हिसाब से तो आप चारों एंट्री करके आ जाइएगा और नरेशन लिख दीजिए। एक नंबर में इतना ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये एटलीस्ट 2 मार्क्स में पूछना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, बाकी ये क्वेश्चन छोटे थे तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट जीपी रेशियो। सर जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? देख, ट्रिक है ना जीपी की, कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो नीचे क्या रखना है? नेट आरएफओ, नीचे रखना है नेट आरएफओ इनटू 100 से करना है, और जो भी है उसका नाम उसको रख दो ऊपर, तो यहाँ पे रख देंगे जीपी। ठीक है, बताइए जीपी कैसे निकलता है? अब सर जीपी निकलता है हमारे पास में आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। फॉर्मूले बता रखे हैं आपको। आरएफओ कितना है हमारे पास में? सर आरएफओ है ये 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए का आरएफओ है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? 1,20,000 रुपए। पीछे कितना है? 80,000 रुपए। मतलब मैं 80,000 रुपए कमाता हूँ 2 लाख का सामान बेचकर, तो बताइए कितना परसेंट कमाता हूँ? तो ये तो 40% आ गया। तो जीपी रेशियो हमारे पास में 40% है। तो सर एग्जाम के अंदर हम जीपी लिख सकते हैं? नो, एग्जाम के अंदर आप जीपी भी नहीं लिख सकते हो। आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, पूरा लिखना पड़ेगा। यस, आपको लिखना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट आरएफओ इनटू 100, और नेट आरएफओ को भी पूरा लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आई होप समझ में आई होगी बातें। ठीक है, चलिए ओके, चलिए इसके बाद का जो डिस्कशन है वो अपन लोग इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके।